हेलो। नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं श्रीमती ममता सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे सोशल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के सौजन्य से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। मैं सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। मैं स्वांतः सुखाय कविता लिखता हूँ। मेरी समझ से कविता और दुख के बीच गहरा रिश्ता है। तभी तो वाल्मीकि ने रामायण के दूसरे सर्ग के 15वें श्लोक में लिखा था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम वधिः काम मोहितम। और नागार्जुन ने पूछा था, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। और फिर वियोगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। या फिर अंग्रेजी कवि ने कहा, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट्स। फिराक ने भी कहा है, जिंदगी क्या है ए दोस्त आओ सोच लें और उदास हो जाएं। अरबी के महान कवि उम्र अल कैस ने कहा कि कम माय फ्रेंड्स लेट अस वीप। तो इस तरह मैं देखता हूं कि पीड़ा में, दुख में और कविता में बहुत ही गहरा रिश्ता है। आपने फ्लायर पर मेरा नाम देखा होगा, मेरा परिचय भी देखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना परिचय देना चाहता हूँ। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? 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 हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरा परिचय तो आपने फ्लायर पर देखा ही होगा, और लेकिन मैं समझता हूं कि मेरा परिचय अधूरा है। मैं शब्द कर्म करने वाला मनुष्य के रूप में अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं खड़ा हूं शिलालेख की तरह समय के स्याह पत्थर पर, किसने लिपिबद्ध किया है ये जीवन राग। पीड़ा का स्वर अनहद नाद है जिसमें, जहां एकांत में एक शांत नदी बहती है। आज बाल दिवस भी है। मैं इस उपलक्ष्य में अपने श्रोतागण को दो कविताएं सुनाना चाहता हूं। जो पहली कविता है वो बाल मन के बारे में है।
और एक बच्ची के मन में क्या बात उठती है और उसने क्या सपना देखा, वो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता है, शिव जी सपने में आए, बोले वर्षा होगी, बादल गरजेंगे, अब उठ जाओ। मैंने कहा आज हम विश्राम करेंगे। मैंने कहा आज हम विश्राम करेंगे। बोले तथास्तु। लेकिन थोड़ी देर के बाद वर्षा थम गई, मैं भी उठ गई। डैडी बोले बचपन में वर्षा होते ही हम सभी भाई बहन भीगने लगते थे। पहले आंगन में, फिर बाहर निकल पोखर के सामने, बीजू आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर। आम का पेड़ भी भीगता था हमारे साथ। हम नाचते थे, कूदते थे, हरी पत्तियों के टप टिप टिप टॉप सुनाते हुए। ऐसा लगता था हम सभी उसके हरे पत्ते बन गए। वर्षा में भीगते चमकते पत्ते। मैंने कहा लेकिन अभी तो मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? और आप कहते हैं बाहर महामारी का खतरा है। उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर समाधि में लीन हो गए, जैसे बीजू आम का पेड़ रात में निशब्द हो जाता है। मेरी दूसरी कविता भी बड़ों के लिए है और उसमें बाल मन का जिक्र है। इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है, मैं आज लिखना नहीं चाहता, पढ़ना चाहता हूं बच्चों की किताबें। मुझे पता नहीं लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। मैं कविता सुनाते जा रहा हूं और मुझे वो फीडबैक नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कविता सुनाते जा रहा हूं और मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं आपका फीडबैक देख सकूं। इसलिए कि मैं पहली बार लाइव हो रहा हूं। वैसे तो मैं ऑनलाइन प्रोग्राम करता हूं, लेकिन मैं स्ट्रीमलाइन पर करता हूं। मैं फिर से कविता पढ़ता हूं। आज मैं लिखना नहीं चाहता, पढ़ना चाहता हूं बच्चों की किताबें, जिसमें सहज और सरल कहानियां और कविताएं रहती हैं, जिनमें साहित्यकारों के वादों का खेल नहीं रहता और नहीं रहता उनके विज्ञापन, नहीं रहता समाज को बदल देने की बातें। बच्चों को अपने को बदलने की बातें रहती हैं उसमें, उनके द्वारा जो बच्चों का जीवन जी चुके थे, सहजता सरलता से, एक अबोध बच्चे की तरह। आइए हम सभी जो इतनी शिद्दत से लिख रहे हैं, पढ़ें। आप मेरी बात का बुरा न माने, बच्चों की किताबों को पढ़ें। ऐसा नहीं लगता आपको कि हम लोग कुछ ज्यादा ही बड़े और परिपक्व हो गए हैं? थोड़ा बचपना, थोड़ी सहजता, थोड़ा बुद्धूपना हमें फिर से जीना सिखा देगा और हम जीते जी मरने से बच जाएंगे। आइए हम थोड़ा अलग तरह की कविता सुने, जिसमें थोड़ा हास्य और थोड़ा व्यंग हो।
थोड़ा हास्य और व्यंग से भरी हुई ये कविता है। आप को मैं सुनाना चाहता हूं। हम सभी अपने अपने गुटों की जरूरी कविताएं और लेख पढ़ते पढ़वाते रहते हैं। यह देख, सुगंधी की माँ ने सुबह की लाल चाय में नींबू निचोड़ा और नींबू निचोड़ते हुए कहा, हाय, मेरे लिखे का क्या होगा जी? वे जरूरी कैटेगरी में नहीं है क्या जी? वो एक जनवादी कविता पढ़ रहे थे। वो मतलब उनके पति। उस समय जिसके अधेरे समय के क्रूर और फासिस्ट प्रतीकों के बंधनों से निकलना बहुत आसान नहीं था उनके लिए। फिर भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से सर उठाया और सामने गरम चाय का प्याला पाया। सुगंधी की मां मुंह फुलाए और अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में बैठी थी। और अक्सर जब वो दुखी होते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। उन्होंने मन में सोचा, सुगंधी के मां का गाल ऐसे फुला है जैसे ट्रास्की का सर स्टालिन के भेजे हुए आदमी के हथौड़े से। फिर उन्होंने अपनी सोच पर लगाम लगाया और सुगंधी की मां को अपनी तरफ प्यार भरी नजरों से देखता पाया। बोले, देखो साथी, औरत होने के नाते तुम खुद एक जरूरी चीज हो समाज के लिए, और ऊपर से कवि और कलाकार, जिनके लिए बस अब चुनना रहता है कुछ विषय जो जन के मन के करीब हों, और लिखो उनके लिए जो गरीब हों। अपने पतिदेव से इतना ज्ञान कहाँ मिलता है सबको। अब जब स्मार्टफोन से ही सारी चीजों को जन लेते हैं जान। सुगंधी की माँ बहुत खुश थी आज। उसकी नई कविता में आया एक जरूरी अंदाज। उसकी नई कविता में आया एक जरूरी अंदाज, जो शुरू होती है हमेशा की तरह इस जुमले से, इस अधेरे समय में। ये कविता यहीं खत्म होती है और हम फिर उम्र के इस पड़ाव में पीछे जाते हैं और एक बहुत मार्मिक कविता सुनाते हैं जो उस जगह से संबंधित है जहां हम पैदा हुए थे और जहां से घूमते घामते कई जगहों पर रुकते चलते यहाँ पर फिर पटना आ पहुंचे। मैं जरा सा जरा कविता खोजने में समय लग रहा है, माफ कीजिएगा। तब तक मैं एक एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। स्मृतियों की हरी घास पर दबे पांव चलते चलते याद आए वो पल, जैसे ओस की बूंदों से अनायास ही भीग जाता है मन। ये कविता आदमी के उम्र के बढ़ने के साथ उसके परिवर्तन के बारे में है और
इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं कविता पढ़ूँगा जिससे आप आ, उसका रस ले सकें। मैं ही सब कह दूंगा तो फिर उसका मज़ा आप नहीं ले सकेंगे। तुम उम्र के साथ चलते चलते पुष्प से पत्थर में बदल गए। सुविधाओं में लिप्त मन नहीं हो सका तृप्त। तुम हमेशा रोग और अकेलेपन का राग ही पंचम स्वर में गाते रहे और श्रोता लिहाज में सर खुजलाते रहे। क्या ठगा है तुमने जमाने को आज तक, जो सभी एक दूसरे को पानी पिलाते रहे। तुम उम्र के आखिरी पड़ाव में भी उड़ान नहीं भर सके। शरीर के भार से आत्मा के पंख स्पंदनहीन हो गए। चकित सोचता हूं, हमारी साझा स्मृतियां सांझ के अजोर में दिखाई क्यों नहीं देती हैं। गोधुली का सुधापन ही तो अपनापन है, जिसके सहारे एक अंतहीन यात्रा पर अकेले चलते जाना है। बिना गंतव्य पर पहुंचे, सतत चलते हुए, स्वयं से साक्षात्कार करते हुए, स्वयं को सिद्ध करते हुए, अगर बनना ही है तो मील का पत्थर बने हम, जिससे दूसरे राहगीर यात्रा की दूरी को समझ सकें। मैं एक बार फिर सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें मोटिवेशनल शब्द है और ये समाज के लिए है। तो मैं ये कविता उन लोगों को समर्पित करता हूं जो मेरी तरह उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं और थके नहीं हैं, कुछ करना चाहते हैं, निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। गोधुली का सोधापन ही तो अपनापन है, जिसके सहारे एक अंतहीन यात्रा पर अकेले चलते जाना है। बिना गंतव्य पर पहुंचे, सतत चलते हुए, स्वयं से साक्षात्कार करते हुए, स्वयं को सिद्ध करते हुए, अगर बनना ही है तो मील का पत्थर बने हम, जिससे दूसरे राहगीर यात्रा की दूरी को समझ सकें, थोड़ी देर बैठ सकें, दम भर लें, उन्हें थोड़ा अपनत्व का एहसास हो। मुझसे पहले कोई इधर से गुजर चुका है, जो सपने की तरह अपना है, ऐसा उन्हें महसूस हो। इसके बाद मैं एक और कविता सुनाता हूं। माफ कीजिएगा। लॉकडाउन पर मैंने भी काफी कविताएं लिखी, जिसमें कुछ एक दो आपके लिए लाया हूं। उसमें एक ये कविता है। पटने में कार ड्राइव करना बड़ा कठिन है और बहुत परेशानी का मामला है। मैं गाड़ी खुद चलाता हूं अभी भी, और चलाते वक्त जो बात मन में आती है उसको आकर कभी किसी समय जब वो मेरे मन में आता है तो लिख देता हूं। इतनी तेजी, लोग बहुत तेजी से गाड़ियां चलाते हैं। इतनी तेजी, तेज चलाते हुए सड़क पर जमा गंदे पानी का छींटा उड़ाना। कहाँ जाना है, लोग कहाँ जा रहे हैं उनको खुद पता नहीं। कहाँ जाना है, वर्षा में गाड़ी में बैठे बेचैन तुम्हारा मन, पटना के सड़कों पर अकारण बजते हॉर्न की तरह। आगे जगह नहीं है लेकिन पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं। तुम्हारा मन बेचैन, पटना के सड़कों पर अकारण बजते हॉर्न की तरह। चारों ओर शोर और तुम आत्मविभोर। लॉकडाउन तुम्हारी बेचैनी पर एक प्रश्न चिन्ह। लॉकडाउन तुम्हारी बेचैनी पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है ताड़ासन में, और तुम घर में कैद अनुलोम विलोम।
एक दूसरी कविता है, एक दूसरी कविता है गांव के बारे में, शहर के बारे में, और गांव में जो शहर घुस गया है उसके बारे में। मैं काफी दिनों तक घर से बाहर रहा, 3 दशकों तक घर से बाहर रहा। बीच बीच में आता था, गांव भी जाता था और उसके बदलाव को देखता था। अब गांव के नजदीक आ गया हूं और वहां जाता हूं तो गांव बहुत ही बदला हुआ नजर आता है। कभी कभी चलते चलते पांव ठहर जाते हैं, सोचता हूं गांव और शहर दोनों आज एक जैसे लगते हैं। अंतर बस इतना है, गांव में शहर बस गया है, लेकिन शहर में गांव दिखता नहीं। दिखते हुए उसे शर्म आती है। शहर का निशाना अब गांवों पर है, आधुनिकता के नाम पर अब उसे मार देगा। और जो बचेगा वो गर्व से झांक रहा होगा फटी हुई जींस के भीतर से। कविता का अंत यही होता है और मैं एक दूसरी कविता आपको सुनाता हूं। ये मानो रिश्तों पर ये कविता है। एक दिन किसी एक मित्र ने मुझे एक बहुत कुछ हो गया, हाँ, महंगी कलम दी और उसने कहा कि इसे अ, प्रयोग में लाना। उसने एक बहुत महंगी कलम दी, मोब्लां, और कहा ये आपके लिए है एक कलम। उसने कहा ये आपके लिए है एक कलम। मैं लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद भी मानवीय रिश्तों के बारे में सोचता रहता हूँ। इस कविता में मानवीय रिश्तों के बारे में कुछ कहा गया है। मैं फिर पढ़ता हूँ। ये आपके लिए है एक कलम, मैंने कहा, बहुत महंगी होगी और उससे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने उसे बड़े संभाल के रख दिया। फिर मन में बात आई, कभी कभी दराज से निकाल कर लिख लेना चाहिए, जिससे कि रोशनाई न सूख जाए। फिर मैं रिश्तों के बारे में सोचने लगा, जिनकी रोशनाई बरसों से वे दराज में बंद हैं और जिनकी रोशनाई सूख गई। बाजार में मिले अहंकार की पहरेदारी बैठा दी हमने उन पर। कविता यहीं खत्म होती है। हर मनुष्य की तरह मैं भी जीवन और मृत्यु के बारे में सोचता हूँ। ये कविता थोड़ी लंबी है, इसको आप आ, मैं आशा करता हूं कि आप महसूस करेंगे जैसा मैंने महसूस किया है। इस कविता को सुनकर आप वैसा ही महसूस करेंगे। इस कविता का शीर्षक है, क्या मृत्यु जीवन का विस्तार है? क्या मृत्यु जीवन का विस्तार है? मैं रात में जल्दी सोता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं। कल रात नींद नहीं आ रही थी, कारण शायद एक बहुत ही आदरणीय घनिष्ठ से शाम को फोन पर बातचीत और उनका बहुत वृद्ध होना और पल पल कमजोर होना, निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ते जाना कहीं मेरे मन में बैठ गया था।
फिर मैं तकिए के बगल से अपनी डायरी निकाली और कलम लेकर लिखने लगा, और ये कविता कागज पर उतर आई। मेरी ज्यादातर कविताएं ऐसी ही आती हैं। सुबह उठने पर जिस भाषा में विचारों का प्रवाह आता है, भोजपुरी, अंग्रेजी या हिंदी में, उसको मैं तुरंत डायरी में लिख लेता हूँ या टाइप कर देता हूँ। हो सकता हो ये भाव मेरे मन में कई वर्षों से हो, लेकिन कल रात इनको मौका मिला बाहर निकलने का। आरंभ से जीवन का धीरे धीरे एक बिंदु से वृत्त बन जाना, फिर मृत्यु हम सभी को निराकार कर देती है। उसके बाद क्या है, क्यों है ऐसा, क्या प्रयोजन है? प्रकृति को पता हो सकता है, मानव को नहीं, क्योंकि प्रकृति मानव से ज्यादा शक्तिशाली है। पतझड़ के समय पत्तों का मौन इंगित करता है मनुष्य के जीवन के अंत का, मनुष्य के जीवन के अंत का भी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। उसके बाद अंधकार ही अंधकार है। अब कविता यहां से शुरू होती है। इसका पहला भाग है विस्तार। एक सूक्ष्म बिंदु, मुक्त उन्मुक्त अरूप, बढ़ते बढ़ते, बनते बिगड़ते, हंसते खेलते, लहरों की पतवार ले, डूबते उतराते, फैलते फैलाते बन जाता है। बाहर आना आसान नहीं होता। अंतर यात्रा नियति है मानो, न मानो फिसलते जूझते गिरते पड़ते वातावरण से, और रूप अचानक एक दिन हो जाता है जड़, निष्प्राण, निरर्थक, दीवारों पर टंगा हुआ, विदेह और निराकार। कविता का दूसरा भाग है क्यों, किस लिए। शाश्वत प्रश्न है, निरुत्तर करता हुआ सदियों की जिज्ञासा को। लेकिन शायद पत्तियों को पता है, वायु को इसकी भनक है, जमीन और जल को जानकारी है, क्यों, कहां और कब होगी वर्षा, और कब पड़ेगा सूखा। प्रलय में होंगे कितने विलीन, कितने होंगे बेघर, शांत सागर में कितनों की कश्तियां डूबेंगी। तीसरा भाग, और पत्तियों को पता है धरती पर मौन पड़े, उनके मुस्कान का पीलापन देता है संकेत मृत्यु के किए गए विस्तार का। विंदु से वृत्त का, वृत्त से निराकार का, बस इतना ही है। इसके आगे है अंधकार से प्रकाशित वह मार्ग जिस पर स्वयं चलना है। विज्ञान और शास्त्रों का ज्ञान प्रज्वलित नहीं करता एक दीप भी, राह में उस द्वीप के। कविता यहीं खत्म होती है। मृत्यु के बाद मैं अब एक कविता सुनाता हूं जिसमें शब्दों पर चर्चा है। सुनिएगा। मुझे तो पता नहीं लग रहा है आपका आपकी प्रतिक्रिया क्या है। मैं पहली बार लाइव हुआ हूँ और इसमें फीडबैक नहीं मिल रहा है, और पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। इस कविता का शीर्षक है शब्द ही नाव, शब्द ही नाविक। शब्द ही नाव, शब्द ही नाविक। जीवन यात्रा में कितने लोग आए, सभी लोग स्मृति में नहीं हैं। सभी लोगों के नाम और रूप याद नहीं, विस्मरण हो गया है। समय के बहाव के साथ
फिर भी कई लोग हैं जो स्मृति में अभी भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। क्यों? ये हम सभी को पता है। ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ है, सभी के साथ होता है। आपके साथ भी हुआ होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोती की तरह चमकते हैं, कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं, केवल शब्दों से भावों की दूरी पार करा देते हैं, जैसे मेरे सामने हो। कैसा रहस्य है शब्दों में, कैसी हैं उनकी नावें। शायद बिना नावों के उनके यात्री भ्रमण करते हैं, समुद्र की यात्रा करते हैं, बिना पालों के, बिना नाविकों के, स्वतः अकेले। कितना आत्मविश्वास, कितना विश्वास हवाओं पर। शब्द ही सहयात्री, शब्द ही मार्गदर्शक, शब्द ही नाव, शब्द ही नाविक, शब्द ही यात्री, शब्द ही जामिन। शब्द ब्रह्म है। शब्दों से मनुष्य होता है परिभाषित। रूप अरूप का प्रश्न नहीं, व्यक्त अव्यक्त के परे निशब्द एक छोर को दूसरे से जोड़ते हैं पवित्र धागों से। शब्दों की आंखें बोलती हैं आदर और स्नेह से। नाद ब्रह्म ध्वनित करता है। स्मृति कल्पना और चिंतन को जैसे चांदी के धागों में मोतियों को पिरोती हैं अंगुलियां निशब्द शब्द। यही कविता का अंत होता है। मैं एक कविता अपनी माँ पर लिखा हूं। और मेरी माँ को गौरैया बहुत पसंद था। वो शीशे के मर्तबान में अपनी पुरानी चूड़ियां उतार कर रखती थी और उसी में गौरैया आकर के घोंसला बना लेते थे। आप सुने। शीशे के मर्तबान में अपनी पुरानी चूड़ियां उतार कर रखती थी माँ। शीशे के मर्तबान में अपनी पुरानी चूड़ियां उतार कर रखती थी माँ। फिर उन्हें ऊपर खिड़की पर रख देती थी माँ। फिर गौरैया झुंड में आकर उसमें घोंसला लगाती थी। उन्हें आते जाते खुशी से देखती थी माँ। शायद अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठाए तब बहुत थक जाती थी माँ। अपने मन की भाषा से उनसे बातें करती थी, अपनेपन से उनकी बातें सुनती थी माँ। मेरी गोद में उसका सर था और जैसे जैसे दर्द बढ़ने लगा एक पल में गौरैया बन गई माँ। जब गौरैया को देखता हूँ उसकी अमूर्त स्फूर्त भाव में याद आती है माँ। इसके बाद आ, अभी छठ पूजा समाप्त हुई है और छठ को महापर्व कहा गया है। इस पर मैं कुछ साल पहले एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी। महापर्व। सूर्य ऊर्जा का प्रतीक, जल जीवन का, फल फरहरी का, सॉरी, फल फरहरी यौवन का, अर्घ्य आस्था का, व्रत संयम का, प्रसाद फल का, स्वच्छता स्वास्थ्य का, स्वच्छंदता प्रलय का, अस्त होना उत्थान का, उदय नई आशा का, नदी घाट सौहार्द का, कर्म सामर्थ्य का, समापन प्रारंभ का, एक नई प्रतिबद्धता का, एक नई सोच का। हम सभी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और अभी मैं फेसबुक लाइव पर हूँ और बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े सुधी जनों से मुलाकात हो जाती है फेसबुक पर।
बड़े विद्वत जनों से मुलाकात हो जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और मैंने ये कविता लिखी थी। आप अ, अपनी प्रतिक्रिया दें, मैं बाद में पढ़ लूँगा उसकी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया, और मुझे खुशी होगी आपकी प्रतिक्रिया को पढ़ कर के। बाद में पता लगेगा कि अ, आपने क्या सोचा और आपने क्या महसूस किया। मैं ये कविता पढ़ता हूँ। शक्ति की उपासना के इस पर्व में 1914 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ और मैं बहुत दुखी था और उसी दुख के साथ मैं बाहर गया काम करने के लिए। इसी बीच एक व्यक्ति से फेसबुक पर मुलाकात हुई और काफी स्नेह मिला और अभी तक है। शक्ति की उपासना के इस पर्व में स्नेह की सूखती डालों पर आशा के नीलकंठ बिठाने, आस्था के दीप जलाने, धूप अंधेरे मंदिर में किसने भेजा है तुम्हें। शक्ति की उपासना के इस पर्व में स्नेह की सूखती डालों पर आशा के नीलकंठ बिठाने, आस्था के दीप जलाने, धूप अंधेरे मंदिर में किसने भेजा है तुम्हें। ईश्वर की सत्ता ने या मानव मन की करुणा ने। नहीं सहोदर तुम फिर भी भाव प्रबल कैसे पिरोया फूलों को मनोहारी मालाओं में तुमने। रोज नीलकंठ दिखते नहीं, अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। दशहरे में भी उनका दर्शन नहीं होता, दूरियां बढ़ गई हैं। प्राथमिकताएं भी अब मेले नहीं लगते, मॉल लगते हैं। संवाद के आधुनिक साधनों के बावजूद संवाद नहीं होता। नहीं मिलने पर भी, मिलने पर विवाद ही होता है बस। नीलकंठ एक प्रतीक है इसमें। और तब बहुत अंधेरा घेर लेता है और सूरज की रोशनी के बिना पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं। उम्र के साथ बढ़ते पीलेपन का मौन लिए फिर भी तुमने शक्ति की उपासना के इस पर्व में स्नेह की सूखती शाखाओं पर आशा के नीलकंठ बिठाए। फिर भी तुमने शक्ति की उपासना के इस पर्व में स्नेह की सूखती शाखाओं पर आशा के नीलकंठ बिठाए। अब मैं कविता प्रेम के बारे में पढ़ूंगा और ये कविता मुझे बहुत पसंद है और आशा करता हूँ कि ये कविता आपको भी अच्छी लगेगी। ये थोड़ी लंबी कविता है। अब 5:15 हो रहे हैं। ये आधे घंटे का समय है। अगर हमको सूचना मिल जाएगी तो इस कविता के बाद एक दो छोटी कविताओं को पढ़ करके मैं अपना समाप्त करूंगा। ऐसे कविताएं मेरे पास बहुत सारी हैं, अगर आपका मन नहीं भरता है तो मैं सुनाते ही जाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है प्रेम एक विस्तार है। प्रेम एक विस्तार है, मृग तृष्णा भी है, प्यासे को पानी नहीं। पानी की चमक के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते शाम हो जाती है। चमक खत्म हो जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है। प्रेम में पागल जो भी हुए हैं, उनका पागलपन ही प्रेम है। अपने से या दूसरों से एक छोर से दूसरे छोर तक इंद्रधनुष का झुकाव वही तो है जहां पर बारिश भी है धूप भी है। प्रेम के दीवाने दिखावा नहीं करते, नहीं लगाते तख्तियां जिन पर लिखे रहते हैं वायदे और शर्तें। प्रेम एक पुष्प है,
कोई भी हो सकता है। लाल रंग का गुलाब, मुंह पर फेंका गया तेजाब, चंपा चमेली गुलाल बसंती बेयार, हिरनी की चाल, सरसों का पीलापन, महुआ का सुधापन, कोयल की कूक, हृदय में हुक, उपमाएं प्रतिमान और प्रतीक, उतने ही रूप जितने प्रेमी, सागर के ओठ मुस्कुराते, चुप भंवर में गहरे ले जाकर छुपा देते हैं ऊर्जा को। एक न एक दिन हम सभी प्रेम करते हैं, विफल या सफल वो मायने नहीं रखता। मायने वही रखता है जो सागर की तलहटी में कोरल की तरह खिला हुआ शांत बैठा है, मानो पानी भी उसे गलाकर मिट्टी नहीं कर पाती है। वही प्रेम है। क्या वही प्रेम है? प्राचीन, मौन, निर्विकार, मनुष्यों द्वारा किया गया बलात्कार। विषय वासना और उपासना की नाव पर बैठा ज्ञान मार्गी, विषय वासना और उपासना की राह पर बैठा ज्ञान मार्गी, भक्ति से ज्ञान की यात्रा। या भक्ति और ज्ञान दोनों, क्या वही प्रेम है? क्या प्रेम एक बिंदु है? क्या प्रेम एक चक्र है? क्या प्रेम एक बिंदु है? क्या प्रेम एक चक्र है? स्वाधिष्ठान विशुद्ध अनहत मूलाधार, ये सब चक्रे हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं। स्वाधिष्ठान जहां से क्रिएटिविटी आती है, मूलाधार जहां जो मूल का आधार है, जहां से शुरू होता है, शुरू होती है ऊर्जा की यात्रा। मैं फिर पढ़ता हूं, वही प्रेम है। क्या वही प्रेम है? प्राचीन, मौन, निर्विकार, मनुष्यों द्वारा किया गया बलात्कार, विषय वासना और उपासना की राह पर बैठा ज्ञान मार्गी, भक्ति से ज्ञान की यात्रा। या भक्ति और ज्ञान दोनों, क्या वही प्रेम है? क्या प्रेम एक बिंदु है? क्या प्रेम एक चक्र है? स्वाधिष्ठान विशुद्ध अनहत मूलाधार, या निराकार का विस्तार। धन्यवाद। एक और कविता है जो कविता के बारे में है, आपको मैं सुनाता हूं। आ, मैं, अगर समय खत्म हो गया है तो मैं इस कविता को सुना करके फिर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और मैं समाप्त कर दूंगा। वो देखो जा रही है कविता राम राज्य में, घर से निकलकर, सलीके से बनाए गए सड़कों पर चलकर, आधुनिक युग की सीता अग्नि परीक्षा देने। रोको उन्हें प्रहरी, नहीं तुम रोको लक्ष्मण, नहीं तो पृथ्वी में समा जाएगी इसी क्षण। और हम सभी जो पहले से ही भाव विहीन लॉकडाउन में बैठे हैं, संज्ञाहीन, राम को ही नहीं समझ पा रहे तो सीता की रक्षा कौन करे? सीता को भी लेनी चाहिए पृथ्वी की शरण कभी कभी। कविता को स्नेह और सम्मान नीचे की गहराई से ही मिलेगी। आई क्लाउड से नहीं दिखेगा उसका द्वंद्व, भविष्य का भय, भूत का भूत। दिखेगा अगर कभी बने मर्यादा के दूत और बचाएं कविता को अपहरण होने से। दिखेगा अगर कभी बने मर्यादा के दूत और बचाएं कविता को अपहरण होने से, बाजार के दशानन हाथों से। अब मैं आखिर में एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और वही समाप्ति होगी। ये बहुत छोटी कविता है और ये कविता मुझे बहुत प्रिय है। ये मोटिवेट करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन से भयभीत न हो,
जीवन से भयभीत न हो, बांसुरी का बनना देखें, बांसुरी का बजना देखें, सांसों को बांधें साधें, सांसों को बांधें साधें, अंगुलियों के पोरों से, जीवन सांसों का खेल है। सांसों को बांधें साधें, अंगुलियों के पोरों से, जीवन सांसों का खेल है। सांस के फूंक से बांस का खालीपन बांसुरी बन जाता है। धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि समय काफी हो चला है। मैं आधा घंटा आधे घंटे में मैंने काफी कविताएं पढ़ ली, और मैं एक बार फिर सभी विद्वज्जनों को का आभार प्रकट करता हूं, और ममता सिंह जी का विशेषकर, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और कविता पढ़ने के लिए। मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा है। धन्यवाद। फिर कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे। धन्यवाद।